स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। फर्स्ट है नोवेयर डेंस सेट। लेट एक्स बी ए नॉर्म स्पेस, एम बी ए सबसेट ऑफ एक्स। अब एम को आप नोवेयर डेंस सबसेट कब कहेंगे? अगर इंटीरियर ऑफ एम क्लोजर इज एम्प्टी सेट, इफ एम क्लोजर हैज एन एम्प्टी इंटीरियर। अच्छा, अब क्लोजर क्या होता है? क्लोजर ये होता है कि अगर आपके पास कोई सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का, तो आप उसके अंदर जितने भी सीक्वेंस पड़े हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, वो जो लिमिट्स होती हैं उन लिमिट्स को हम एम के लिमिट पॉइंट्स कहते हैं। एम क्लोजर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एम एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ एम। यानी एम क्लोजर का ये मतलब है कि अगर आप सेट एम के अंदर उसके तमाम लिमिट्स पॉइंट भी डाल दें तो वो जो नया सेट, बड़ा सेट बनेगा, उसे एम क्लोजर कहेंगे। अच्छा, ये हो गया एम क्लोजर, आपने एम का क्लोजर फाइंड कर लिया। अब एम्प्टी इंटीरियर का क्या मतलब है? किसी भी सेट का इंटीरियर एम्प्टी कब होता है? जब उस सेट के अंदर कोई भी ओपन बॉल एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप कहते हैं उसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी है। सो एम इज नोवेयर डेंस सबसेट ऑफ एक्स if its closure has empty interior। ये होगी डेफिनेशन। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 ये है कि सपोज आपके पास मीट्रिक स्पेस है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर विद यूजुअल मीट्रिक डी। तो इसका एक सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर z इज नोवेयर डेंस सबसेट इन आर। क्यों? सबसे पहले आप देखें सेट ऑफ इंटीजर का क्लोजर क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर का क्लोजर z क्लोजर इज इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि आप देखें कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर क्या आप इंटीजर्स को लेके कोई ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, जो कन्वर्जेंट हो? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप एक कांस्टेंट सीक्वेंस बना लें। मिसाल के तौर पे 1 1 1 1 1 1, ये कन्वर्ज करेगा 1 को, 2 2 2 2 2, ये कन्वर्ज करेगा 2 को। और इसके अंदर आप डिफरेंट टर्म्स लेके कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बना सकते जो कि कन्वर्ज कर रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ टर्म्स ले ले 1 2 3 4, आगे फिर कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाए। तो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर सिर्फ ऐसा सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट है जो एट द एंड जाके कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाए। और अब ऐसा सीक्वेंस जो होगा वो किसी ना किसी इंटीजर को ही कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आप कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बना सकते जो कि कन्वर्जेंट हो, एक्सेप्ट कांस्टेंट सीक्वेंस। वो ऑलरेडी सेट ऑफ इंटीजर के अंदर पड़े हैं पॉइंट्स। सो सेट ऑफ इंटीजर इज ए क्लोज सेट, और क्लोज सेट अगर कोई हो तो उसका क्लोजर इटसेल्फ होता है। सो z क्लोजर इज इक्वल टू z। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल होगी, z क्लोजर इक्वल टू z। अब आपने इसका इंटीरियर लेना है, इंटीरियर ऑफ z क्लोजर विच इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ z। अब z का इंटीरियर क्या होगा? इंटीरियर होता है ओपन बॉल से। अगर z के अंदर कोई ओपन बॉल पड़ी हो तो उसका इंटीरियर नॉन एम्प्टी होगा। अब आप देखें सेट ऑफ इंटीजर है 1 2 3 -1, ये डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, ये गैप पे पड़े हुए हैं, फासले पे पड़े हुए हैं। और ओपन बॉल आर के अंदर किसे क्या मुराद है? इससे मुराद ओपन इंटरवल है। अब आप देखें क्या सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कोई एक सिंगल भी ओपन इंटरवल पड़ा होगा रियल नंबर्स का? नो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है पार्ट ओपन इंटरवल जो होता है, जबकि सेट ऑफ इंटीजर तो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं। लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कोई ओपन बॉल नहीं है। सो इंटीरियर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर इज एम्प्टी एंड z इज नोवेयर डेंस सबसेट ऑफ r। दूसरी एग्जांपल आप ले लें, इसी यूजुअल मीट्रिक r पे हर सिंगलटन सेट जो होता है वो नोवेयर डेंस सेट होता है। क्यों होता है? आप कोई भी सिंगलटन a ले लें, फॉर a इन r, उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता सिवाय इसके कि ए कांस्टेंट सीक्वेंस ए वो ए को ही कन्वर्ज करेगा। सो ए क्लोजर इज सिंपली ए। अब अगेन ये एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, इसका इंटीरियर एम्प्टी होगा क्योंकि इसके अंदर कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट नहीं करती। जिस सेट के अंदर कोई ओपन बॉल एग्जिस्ट ना करे उसे हम कहते हैं कि ये एक केस का इंटीरियर एम्प्टी है। तो ये इसका मतलब है कि भाई यूजुअल मीट्रिक के अंदर आपके जितने भी सिंगलटन सेट्स हैं वो सारे के सारे भी नोवेयर डेंस सेट्स हैं। चले, उसके बाद डेफिनेशन है फर्स्ट कैटेगरी। किसी भी मीट्रिक स्पेस को आप फर्स्ट कैटेगरी की स्पेस कब कहते हैं? X is said to be of first category if X is the union of countably many sets which are nowhere dense in X। अगर X को
उसके नो वेयर देन सबसेट्स के काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सके तो फिर आप कहते हैं एक्स इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप देख लें, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब आपको पता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स जो हैं ये काउंटेबल होते हैं, ये सेट काउंटेबल है। एंड फॉर एवरी ए इन क्यू, यानी अगर ए आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है तो आपके जो सिंगलटन सेट होंगे वो आपने पहले प्रूव कर दिए कि वो नोवेयर डेंस होंगे। एंड क्यू इज द यूनियन ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, कोई भी सेट अपने पॉइंट्स का यूनियन होता है, और ये जो सेट है क्योंकि ये काउंटेबल है सो इट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स पॉइंट्स। एंड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Q is the countable union of its nowhere dense subset. So Q is of first category. Next, second category. कोई भी स्पेस X सेकंड कैटेगरी की स्पेस कहलाती है अगर ये फर्स्ट कैटेगरी की ना हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पेस, कोई भी एसिमेट्रिक स्पेस जिसको उसके नोवेयर डेंस सबसेट्स के यूनियन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी काउंटेबल कोई भी स्पेस जिसे उसके काउंटेबली मैनी नोवेयर डेंस सबसेट्स के यूनियन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो सेकंड कैटेगरी की होती है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट कैटेगरी की ना हो उसे आप सेकंड कैटेगरी की स्पेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स के लिए आपको मैं ये थ्योरम की स्टेटमेंट दे रहा हूं, बायर्स कैटेगरी थ्योरम। इससे आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी। बायर्स कैटेगरी थ्योरम ये कहता है कि इफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज कंप्लीट इट इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस कंप्लीट है तो वो हमेशा सेकंड कैटेगरी की होगी। क्या मतलब है सेकंड कैटेगरी का? सेकंड कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर एक्स कंप्लीट स्पेस है और एक्स को आपने किसी तरह से उसके सबसेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिख दिया है, यानी x इज इक्वल टू द काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सबसेट्स ए के, तो फिर अब क्योंकि ये सेकंड कैटेगरी की है लिहाजा ये अपने नोवेयर डेंस सबसेट्स के यूनियन की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब है कि अगर x को आप काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिख रहे हैं क्लोज सेट्स के, तो इन ए के में कम से कम एक ऐसा जरूर होगा जो कि नोवेयर डेंस नहीं होगा। क्या मतलब है कि नोवेयर डेंस नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि इनमें से एक ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर कोई ओपन बॉल कंटेन नहीं करेगी। दिस लेक्चर इज अबाउट यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। आप रिकॉल करें कि अगर आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स का एक सीक्वेंस हो और वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो तो फिर यूनिफॉर्मली बाउंडेडनेस इंप्लाइज पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस, वो पॉइंट वाइज बाउंडेड भी होगा। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जो पॉइंट वाइज बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी हो। तो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम बेसिकली हमें वो कंडीशंस बताता है, कुछ सफिशिएंट कंडीशन ऐसी बताता है कि जिसके लिए ये कन्वर्स होल्ड करता है कि ए पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस इंप्लाइज यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस। इसकी स्टेटमेंट देख लें, लेट Tn बी ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। Tn एक सीक्वेंस है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स का, एक बानाक स्पेस x से एक नॉर्म स्पेस y पे, एंड इफ फॉर एवरी x इन x Tnx इज बाउंडेड। अब आप कोई भी x लेंगे जब स्मॉल x कैपिटल X में से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग Tnx विच इज इक्वल टू T1x, T2x, T3x, आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा y के अंदर। और अगर वो बाउंडेड है, बाउंडेड का क्या मतलब होगा कि देयर इज ए नंबर Cx which depends on x such that Tnx norm is less equal to Cx। तो ये बाउंडेडनेस पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस कहलाएगी क्योंकि ये डिपेंड करेगी x पे। अच्छा, अब यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम ये कहता है कि अगर x बानाक स्पेस हो तो ये जो पॉइंट वाइज बाउंडेडनेस है दिस इंप्लाइज यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस, दैट इज देन द सीक्वेंस T and norm is also bounded and there is a positive real number C such that T and norm is less equal to C। अब ये यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस है T and norm less equal to C क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रही, ये यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस है। अच्छा, इसका अब आप प्रूफ देखें। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं फॉर एवरी x इन x। आप कोई भी आर्बिट्रेरी x ले लें, Tnx बना लें, Tnx इज अ सीक्वेंस
गिवन दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस इन वाई। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि TNX norm is less equal to CX for some positive real number CX। अच्छा, अब आप यहां से x की एक पार्टीशन डिफाइन कर लें। किस तरह से डिफाइन कर लें? आपको पता है TNX किसी ना किसी नंबर से लेस इक्वल है। अच्छा, अब आप A1 इस तरह डिफाइन कर लें कि A1 इज इक्वल टू x in x such that TNX norm is less equal to 1। अब TNX किसी ना किसी नंबर से तो लेस इक्वल है, तो अब आप अगर वो तमाम x के वो तमाम एलिमेंट्स ले लें जिनके लिए TNX लेंथ जो है वो 1 या उससे लेस है, तो वो A1 में चले जाएंगे। इसी तरह वो तमाम वेक्टर जिन पे TNX नॉर्म आप निकालें और वो लेस इक्वल टू 2 है, वो A2 में चले जाएं, एंड अप टू सो ऑन। AK is equal to x in x such that TNX norm is less equal to K। तो इस तरह करके आपके पास एक सीक्वेंस बन गया x के सबसेट्स का A1, A2, A3, AK एंड अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गया। अच्छा, अब आप देखें, वी क्लेम दैट each AK is non-empty, closed set, and X is the union of AK, K from 1 to infinity। तीन बातें हम क्लेम कर रहे हैं, हम प्रूव करेंगे। नंबर 1, AK is non-empty। आप देखें AK non-empty कैसे है? Since 0 is an element of X, X एक नॉर्म स्पेस है, 0 is an element of X, and Tn is linear, हर n के लिए Tn लीनियर है। लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ये है कि Tn जब 0 पे अप्लाई होता है तो वो 0 देता है, और 0 लेस इक्वल टू K है फॉर एवरी K। इसका मतलब है कि Tn0 लेंथ इज लेस इक्वल टू K, और अगर Tn0 की लेंथ लेस इक्वल टू K है तो फिर बाय डेफिनेशन ये 0 AK में जाएगा। सो फॉर ईच K 0 बिलोंग्स टू AK, यानी कि 1 रखें तो 0 लेस इक्वल टू 1 भी है तो 0 A1 में चला जाएगा, कि 2 रखें तो 0 लेस इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, A2 में भी चला जाएगा, A3 में। सो 0 बिलोंग्स टू एवरी AK, सो ईच AK इज नॉन एम्प्टी। सेकेंड क्लेम ये है कि AK आर क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स कौन से होते हैं? क्लोज सेट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर पाए जाने वाले कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट भी उसी के अंदर होती है, उन्हें हम क्लोज सेट्स कहते हैं। कि अगर एक सेट के अंदर जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस पाए जाते हैं उनकी लिमिट्स भी उसमें पड़ी हो तो उन्हें हम कहते हैं ये क्लोज सेट्स हैं। इसे प्रूव कर लेते हैं कि AK इज क्लोज्ड। लेट XM बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन AK में से आर्बिट्रेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस उठा लिया हमने, XM कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब है कि XM किसी पॉइंट X को कन्वर्ज करेगा, इसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। अब जरूरी नहीं है कि ये X AK में हो, ये हमने प्रूव करना है कि X AK में। अगर हम ये प्रूव कर दें कि X AK में है तो AK क्लोज साबित हो जाएगा। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए आप देखें, हमने कहा कि लेट XM बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन AK। अब XM अगर AK में है तो AK में वो वेक्टर होते हैं जिनके लिए Tn XM नॉर्म लेस इक्वल टू K होता है। अच्छा, अगर आप यहां पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट m अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये अब क्योंकि नॉर्म और Tn दोनों कंटिन्यूअस ऑपरेटर हैं, लिहाजा लिमिट अप्लाई हो जाएगी XM पे, तो ये बन जाएगा Tn, और XM की लिमिट x है, ये बन जाएगा Tn x नॉर्म इज लेस इक्वल टू K। अब क्या मतलब है इसका कि भाई ऐसा वेक्टर है x के Tn x नॉर्म लेस इक्वल टू K है। इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू AK। अब क्योंकि AK के अंदर आपने आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया जिसकी लिमिट x थी, और आपने प्रूव कर दिया है कि वो x भी AK में है, इसका मतलब है कि XK इज क्लोज्ड, AK इज क्लोज्ड। अच्छा, ये दूसरी चीज प्रूव हो गई AK क्लोज्ड। तीसरी चीज ये प्रूव करनी है कि X इज यूनियन ऑफ AK। अच्छा, ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि हर AK के जो एलिमेंट है वो क्योंकि X से लिए गए, इसका मतलब है कि हर AK सबसेट है X का। सो यूनियन ऑफ AK इज आल्सो सबसेट ऑफ X। अब ये प्रूव करेंगे कि X इज आल्सो सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ AK। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें X को जब सबसेट प्रूव करना है आपने यूनियन AK में, तो आप X का एक एलिमेंट लें और प्रूव कर दें कि वो यूनियन AK में भी है। अच्छा, लेट X बिलोंग्स टू X। X आपने ले लिया,
x में से। अब आप उस x पे क्या करेंगे, आप उस x पे आप tn अप्लाई करें, तो tn x कहां चला जाएगा, वो y का एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा, फिर उसकी अब आप लेंथ ले लें, लेंथ ऑफ tn x, लेंथ ऑफ tn x क्या होगी, वो एक रियल नंबर बन जाएगा। सो tn x लेंथ इज अ रियल नंबर। अब आप अप्लाई करें रियल एनालिसिस में से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करें। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर जरूर होता है। ठीक है, हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि भाई हर फिरौन के लिए एक मूसा जरूर होता है। दिस इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। खैर, अच्छा, अब tn(x) नॉर्म एक रियल नंबर है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर n0 ऐसा होएगा जो इससे ग्रेटर इक्वल होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि tn(x) norm which is less equal to cx is also a real number, so n0 is greater equal to this real number cx। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि tn(x) यानी x एक ऐसा वेक्टर है कि tn(x) लेंथ लेस इक्वल टू n0 है। अब अगर आप ए केस की डेफिनेशन पे गौर करें तो इसका मतलब ये है कि फिर ये वाला x जो है ये an0 मिल जाएगा। सो x बिलोंग्स टू an0। अब an0 कहां पड़ा है, वो अपने यूनियन के अंदर पड़ा है। an0 कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ऑल ए के, तो इसका मतलब है कि दिस x बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ ए के। ये x आर्बिट्रेरी एलिमेंट था कैपिटल X का और ये यूनियन ए के में चला गया। इसका मतलब कैपिटल X इज सबसेट ऑफ दिस यूनियन। इससे पहले आपने प्रूव किया था कि यूनियन ऑफ ए के इज सबसेट ऑफ X, सो दीज टू आर इक्वल। अच्छा, so x is equal to the union of a k, and also union of a k is equal to the union k from 1 to infinity a k closure। a k closure क्यों है, क्योंकि आपको पता है a k क्लोज सेट्स हैं, क्लोज सेट्स का क्लोजर इटसेल्फ होता है। अच्छा, अब हम यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं बायर्स कैटेगरी थ्योरम। बायर कैटेगरी थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई नॉर्म स्पेस x कंप्लीट हो तो वो लाजमी तौर पे सेकंड कैटेगरी की होती है। सेकंड कैटेगरी का क्या मतलब है, आप सिंपल एक बात याद रख लें कि सेकंड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप उसको यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी अगर आप x को यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट्स में अगर आप x को यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स में लिखेंगे तो उनमें से कम अज कम एक ऐसा सबसेट जरूर होगा कि जिसके अंदर जो नोवेयर डेंस नहीं होगा, और नोवेयर डेंस ना होने का मतलब यह है कि उसके अंदर एक ओपन बॉल कंटेन करेगी। ठीक है, सो x इज कंप्लीट। अब यहां पे हम बायर कैटेगरी थ्योरम लगाना चाहते हैं। बायर कैटेगरी थ्योरम यह कहता है कि अगर कोई नॉर्म स्पेस आपके पास कंप्लीट हो तो वो सेकंड कैटेगरी की होती है। सेकंड कैटेगरी का मतलब बड़ा सिंपल सा याद रख लें। सेकंड कैटेगरी का मतलब यहां पे ये है कि अगर x को आप क्लोज सेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर उन क्लोज सेट्स में से कम एक ए के ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी। दैट्स इट। फर्ज कर लें कि वो ए के नॉट है। सपोज ए के नॉट इज अ सबसेट विच कंटेन्स एन ओपन बॉल at x naught of radius r, so b x naught r is a subset of a k naught। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे आ जाएं। स्टेप 2 में अब आप क्या करेंगे, अब आप t को tn सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करेंगे। उसके लिए आप देखें, लेट x in x be arbitrary। एक आर्बिट्रेरी x आप ले लें, नॉन जीरो होना चाहिए, कोई एक वेक्टर ले लिया आपने, उसकी मदद से आप एक नया वेक्टर z बना लें। z इज इक्वल टू x नॉट प्लस गैमा x। ये x नॉट वो जो बॉल का सेंटर है वो है, उसे यूज करना है, और ये आर्बिट्रेरी x ले लिया आपने। फिर गैमा इज इक्वल टू रेडियस r ओवर 2 लेंथ ऑफ x। ये आपने बनाया इस तरह है कि जब आप z माइनस x नॉट निकालेंगे ना, z माइनस x नॉट, तो ये लेस देन रेडियस आना चाहिए ताकि
ये जो z है ना, ये ओपन बॉल b x नॉट r में चला जाए। अब आप देखें हमने इस तरह से ये बनाया है, इस तरह आपने याद रखना है। अब आप देखें भला क्या होगा इससे। गैमा की वैल्यू पुट करें, गैमा इज इक्वल टू r ओवर 2x नॉर्म, ये आ गया r ओवर 2x नॉर्म। अच्छा, फिर z माइनस x नॉट इज इक्वल टू r ओवर 2x नॉर्म इंटू x नॉट उधर चला गया। इसकी आप लेंथ अप्लाई कर दें दोनों तरफ, लेंथ ऑफ z माइनस x नॉट इज इक्वल टू r ओवर 2x नॉट, ये x का नॉर्म आ जाएगा, x नॉर्म से कैंसिल होकर ये r बाय 2 बन जाएगा, एंड r बाय 2 इज लेस देन r। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये वैल्यू गैमा की r ओवर 2x नॉर्म क्यों ली है। एक तो हमें r चाहिए था इसलिए ली है, फिर हमने x नॉर्म को कैंसिल कराना था तो x नॉर्म से डिवाइड इसलिए किया है, फिर 2 इसलिए लिया है कि ये r बाय 2 बन जाए ताकि वो लेस देन r हो जाए। आप 2 के बजाय 3 भी ले लें तब भी ठीक है, बिकॉज r बाय 3 भी लेस देन r है, तो पर्पस ये था कि ये लेस देन r हो जाए। लिहाजा z माइनस एक्स नॉट लेंथ ये लेस देन r हो गई है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो z है ये ओपन बॉल b x नॉट r के अंदर चला गया, और ये ओपन बॉल कहां पड़ी है? ये a k नॉट में पड़ी है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि z और x नॉट ये दोनों a k नॉट के एलिमेंट बन गए, और a k नॉट के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि tn z नॉर्म इज लेस इक्वल टू k नॉट, ऑल्सो tn x नॉट नॉर्म इज लेस इक्वल टू k नॉट। अच्छा, अब आप यहां से ये इक्वेशन जो है यहां से आप x की वैल्यू निकालें, r बाय 2x नॉर्म x इज इक्वल टू z माइनस एक्स नॉट, यहां से x आ जाएगा 2x नॉर्म ओवर r z माइनस एक्स नॉट। अच्छा, इस पे आप tn अप्लाई कर दें, tn x, अब tn लीनियर ऑपरेटर है तो tn जाके z माइनस एक्स नॉट पे अप्लाई हो जाएगा, और आप इसकी लेंथ ले लें, दिस इज इक्वल टू 2x नॉर्म ओवर r tn z माइनस tn x नॉट। अच्छा, ये स्टेप जरा तवज्जो से आप देखिएगा। हमें पता है कि a माइनस बी लेस इक्वल होता है a प्लस बी से, और a प्लस बी लेस इक्वल होता है a नॉर्म प्लस b नॉर्म से। लिहाजा tn z माइनस tn x नॉट इज लेस इक्वल टू tn z नॉर्म प्लस tn x नॉट नॉर्म। अच्छा, अब ये z क्योंकि a के नॉट के एलिमेंट है, लिहाजा tn z क्या हो जाएगा? ये लेस इक्वल टू k नॉट हो जाएगा। अच्छा, फिर tn x नॉट भी a के नॉट के एलिमेंट है, तो ये भी लेस इक्वल टू k नॉट हो जाएगा। k नॉट प्लस k नॉट ये क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स k नॉट हो जाएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4k नॉट x नॉर्म ओवर r। लिहाजा ये बन गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है tn x नॉर्म इज लेस इक्वल टू 4k नॉट ओवर r x नॉर्म। अब ये आपका जो x नॉर्म है ये लेफ्ट साइड पे आ सकता है, डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज x इज नॉट 0, सो दिस इज ये डिवाइड हो सकता है x नॉर्म से। tn x नॉर्म ओवर x नॉर्म ये रेशो बन गई है लेस इक्वल टू, कॉल इट c। अब ये रेशो क्यों बनाई है आपने? क्योंकि आपको पता है आप इस रेशो के सुप्रीमम से tn की लेंथ डिफाइन करते हैं, सो अप्लाई द सुप्रीमम, तो ये बन जाएगा tn लेंथ, सो tn लेंथ इज लेस इक्वल टू c। ये क्या शो करता है कि tn लेंथ इज लेस इक्वल टू c? ये शो करता है कि tn इज बाउंडेड, और ये जो बाउंडेडनेस है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो दिस इज यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। सो आपने ये लर्न किया कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स हो जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो, तो वो बाउंडेड, जो कि पॉइंट वाइज बाउंडेड हो, तो वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड कब होगा? जब आपकी नॉर्म स्पेस x बानार्क स्पेस होगी, यानी जब आपकी जो डोमेन स्पेस है अगर वो बानार्क स्पेस होगी, y बेशक सिर्फ नॉर्म स्पेस हो, तो आपका जो सीक्वेंस है जो कि पॉइंट वाइज बाउंडेड है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।